एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू चाणक्य's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। This underemployment is hidden in the contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence, it is also called blank. Now, again, if you remember, हम पहले ही ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें आपने देखा है कि जो एग्जामिनर है उसने डायरेक्टली आपको क्या दे दी है, डेफिनेशन दे दी गई है, राइट। एंड वो डायरेक्टली पूछ रहा है कि भाई तेरे सामने इतनी बड़ी हिंट की थाली है, अब तो बस मुझे बता दे कि किसके साथ रिलेट कर रही है, right? Now, to answer these kind of question, it's really important for us to know the meaning of each and every option here, right? So if I start with your साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेसिकली साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट हमने पहले भी डिस्कस करी थी, राइट, जिसमें हमने कहा था कि जब कंपनी को क्या करना है, अपनी कॉस्ट को रिडक्शन करनी है। लाइक कंपनी पहले प्रॉफिट में थी तो बहुत सारे एम्प्लॉयज हायर कर लिए, राइट, बट आफ्टर अ पॉइंट कंपनी को लगा यार इतने एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, मेरे को सारे एम्प्लॉयज बहुत महंगे पड़ रहे हैं, तो अपनी कॉस्ट को रिडक्शन करने के लिए वो क्या करती है, लोगों को निकाल देती है। इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ओपन एम्प्लॉयमेंट। ना ओपन एम्प्लॉयमेंट का मतलब है अ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच इज ओपन फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन, ठीक है, चाहे वो डिसेबल हो चाहे वो डिसेबल ना हो। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। नाउ व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि यू वर डूइंग अ जॉब, यू लेफ्ट योर जॉब बिकॉज यू वांट टू ग्रो, ठीक है, एंड आपने जॉब छोड़ दी, राइट, और आप न्यू जॉब ढूंढ रहे हो। जब तक आप पुरानी जॉब और नई जॉब छोड़ के नहीं ज्वाइन करते, जो बीच का टाइम होता है, दैट इज ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेसिकली यू हैव लाइक वर्क ऑफ 4 एम्प्लॉयमेंट्स बट आपने 7 एम्प्लॉयमेंट्स हायर कर लिए हैं, तो दैट इज समवेयर डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब मैं बात करती हूं डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट की, तो उसकी और जो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है वो बहुत ज्यादा मैच करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, सी ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क विद रिगार्ड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें हमने एग्रीकल्चर को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया था, ठीक है। अब जब एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा तो प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होगी, राइट, बट डिस्पैरिटीज बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स कैन बी अ रिस्क। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, इन द एक्सपेंडिचर मेथड GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल ब्लैंक रिसीव्ड बाय द फर्म्स इन द इकोनॉमी। यहां पे हमें एक डेफिनेशन दे दी गई है, कहा गया है कि जीडीपी किसको रेफर करती है वो बताओ। तो देखिए जीडीपी पता क्या होती है, sum total of all the final expenditures received by the firms. It means correct answer क्या हो जाएगा, A option, that is your expenditures, right? Next question चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है, with scheme to bring each assisted family above the poverty line within 3 years launched in the rural areas of the country. Now यहाँ पे एक स्कीम का ब्रीफ दिया गया है एंड द एग्जामिनर इज समवेयर आस्किंग कि कौन सी स्कीम का ब्रीफ जो है यहाँ पे गिवन है। इफ यू वांट टू नो द आंसर, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी ऑप्शन। बट उसके साथ हम बाकी स्कीम्स को भी एक बार फटाफट देख लेते हैं। जब मैं बात करती हूँ रूरल एंटरप्रेन्योर स्कीम, तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी रूरल एरिया में इंसान है हु रियली वांट टू इन्वेस्ट हिम और हरसेल्फ इन एंटरप्रेन्योरशिप इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस, और दे आर रेडी टू टेक रिस्क टू एस्टैब्लिश देयर बिजनेस, तो उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड देम अ फाइनेंस, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड देम लाइक नंबर ऑफ स्किल्स, और जो पॉसिबल हेल्प होगी गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी देयर, राइट। ये चीज कौन कहता है, रूरल एंटरप्रेन्योर स्कीम जो है कहती है।
बी ऑप्शन क्या है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम। जब मैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम की बात करती हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्कीम है विच इज एक्चुअली मैनेज्ड बाय आवर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ना ये मिनिस्ट्री कहती है कि ठीक है, अगर किसी भी इंसान के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सो द मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और द बिजनेस दे आर रेडी टू प्रोवाइड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू देम, दे आर समवेयर इनवाइटिंग देम टू बी अ पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टेड स्किल्स उनको क्या मिल सकती है, एक मनचाही जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल सकती है। Now next आता है poor welfare employment scheme. In this, as we know, there are number of poor families. Maybe उन poor families में there are some people who are skilled workers, who are unskilled workers. तो somewhere your government is there to help each of them, right? They are going to provide them number of opportunities based on their skill or unskilled abilities, whatever are there. तो ये सारी जो कहाँ पे बात होती है वो वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट स्कीम में बात होती है। नेक्स्ट आता है सार्वजनिक विलेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। बेसिकली एक ऐसी योजना, एक ऐसी स्कीम जो क्या करती है, पुअर फैमिलीज जिनके लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा लो हैं, लाइक दे आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर अर्निंग जिससे वो अपना खाना तक निकाल पा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे क्या दिया जाता है, एक तरह से फंडिंग दी जाती है एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके। और वी कैन ऑल्सो से कि वो जो पॉवर्टी लाइन है उससे क्या कर सके, वहां पॉवर्टी लाइन जो है उसको क्रॉस करके बाहर निकल सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। नाउ चूज अमंग द गिवन ऑप्शन द फंक्शन ऑफ द बजट इज। नाउ व्हाट इज द बजट? जैसे कि आपको पता है एवरी ईयर जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो बजट निकालती है। बजट का मतलब है कि पूरे साल में हमें किस किस फील्ड में कितना पैसा जो है लगाना है, कितना पैसा जो है खर्च करना है, ये सारी चीजें जो है उस बजट में जो है बात की जाती है, राइट? तो यहां पे पूछा गया है कि कौन सी इन ऑप्शंस में से बेसिकली अप्रोप्रिएट रहेगा बजट वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ अगर मैं बात करती हूं तो बजट इज नॉट देयर टू प्रोवाइड नेम्स टू एनी काइंड ऑफ स्टेट, राइट? नाउ बजट इज ऑल्सो नॉट देयर कि वो विलेजेस की डिटेल्स प्रोवाइड करे। ठीक है, समवेयर अगर हम बजट की बात करते हैं तो वो यूनियन और स्टेट्स की डिस्क्रिप्शन में नहीं बताता है, बिकॉज ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो वो आपके पॉलिटी में आ जाती है। इन आर्टिकल 1 हमने पहले ही देखा है कि वो स्टेट्स एंड यूनिट को डिस्क्राइब करता है, नेम्स ऑफ स्टेट को डिस्क्राइब करता है। सो आर्टिकल्स, parts and schedules are there to describe the name of state, to describe state and union or the details of village, right? जब तीनों चीजें ही कौन डिराइव कर रहा है, आपके schedules, parts and articles are there to derive. So एक पॉइंट बचता है, that is a B option, to provide detailed description of incomes and expenditure of your government. ये कौन करता है? बजट करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन अ फूड चेन ब्लैंक कैन बी टेकन एज अ एवरेज वैल्यू फॉर द अमाउंट of organic matter that is present at each step and reaches the next step of the consumer. Now there is again a definition that we need to complete regarding the food chain. ठीक है, तो इसमें से कितना परसेंट ऑफ अमाउंट हमें जो है देना पड़ेगा ताकि एक एवरेज वैल्यू जो है निकल जाए। तो अगर हमें डायरेक्टली बात करती हूं तो लगभग यू हैव टू प्रोवाइड अराउंड 10%, राइट? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इन विच ईयर वॉज अ रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया। कि ये जो प्रोग्राम है ये कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए ये प्रोग्राम आपका बेसिकली 1 अप्रैल 1995 में क्या किया गया था? लॉन्च जो है किया गया था। अंडर दिस स्कीम व्हाट वी गेट टू नो कि अराउंड लगभग जो हमें जॉब देखने को मिलती 2 मिलियन जॉब्स अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो गवर्नमेंट ने निकाली थी अंडर दिस स्कीम, अंडर दिस प्रोग्राम बेसिकली। जस्ट बिकॉज एज यू नो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत अलग अलग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं। सो जस्ट टू कवर दोज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स जो हमारी गवर्नमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई स्कीम निकालती रहती है। सो दिस वॉज वन ऑफ देम, ठीक है, जिसमें अराउंड 2 मिलियन जॉब्स को जो है निकाला गया था, लाइक एंड दिस वर द लाइक वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल दोज हु आर अनएम्प्लॉयड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो यस, ये कब आई थी? 1 अप्रैल 1995 को हमें ये स्कीम जो है आपकी मार्केट में देखने को मिली थी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हेन द नेशनल जीएसटी subsumed central taxes on July 1, 2017, how many petroleum goods were kept out of its
प्रीव्यू फॉर अ टाइम बिगिन। यहाँ पे पूछा गया है कि जब सेंट्रल टैक्स जो है कैलकुलेट किया गया था ऑन जुलाई 1 2017, तो कितने आपके पेट्रोलियम गुड्स जो है उनको एक तरह से साइड रखा गया था जस्ट टू हैव अ रिव्यू ऑन इट। तो इसका आंसर है 5। नेक्स्ट आ जाता है, देयर वाज 2 एनुअल प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेड इन इंडिया in 1990-91 and 1991 and 92 between blank 5-year plans। बेसिकली दे आर जस्ट आस्किंग कि ये जो 5-year plans थे, ठीक है, ये आपके कौन कौन से 5-year plans जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आपके थे 7th and 8th 5-year प्लान। अब आप पूछेंगे कि 5-year प्लान्स होते क्या थे, तो देखिए इनिशियली जो कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान था वो हमने रशिया से लिया था। एज यू नो कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 11 सोर्सेस से मिलकर बनी है। उन 11 सोर्सेस में से एक सोर्सेस कौन था, आपका रशिया भी था एक सोर्स, जिनसे हमने क्या लिया था, 5-year प्लान का कॉन्सेप्ट लिया था, राइट। एंड 5-year प्लान में ये चीज कही गई थी कि देखिए हमें जो भी चीजें क्या करनी है, अचीव करनी है, वट एवर गोल्स आर गोइंग टू बी देयर फॉर अस टू अचीव, राइट, उसको हम क्या कर लेंगे, पहले डिसाइड कर लेंगे। नाउ ये अचीवमेंट का पीरियड क्या होता था, दैट इज ऑफ 5 years। तो 5 साल के ऑलरेडी गोल्स जो है एक्सेप्ट कर लिए जाते थे, लिख लिए जाते थे, एंड उसी पे जो है थ्रू आउट 5 years वर्क किया जाता था। Although this was not a successful plan because obviously बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, नेचुरल फिनोमेना आ गया, कोई कैलमिटी आ गई, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस वट एवर प्लान्स वी हैड हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो यस, इसकी वजह से हमने इसको बंद कर दिया था। एंड करंटली 5-year प्लान हम नहीं यूज करते हैं। करंटली हम क्या यूज करते हैं, दैट इज अ नीति आयोग, जिसके हेड कौन है, तो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है उस नीति आयोग को हेड करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं फिर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। इन इंडिया द ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली स्टार्टेड इन, देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली एग्रीकल्चर पे ही था। एंड यू नो इंडिया इज वन ऑफ लाइक द मेजर कंट्रीज जो एग्रीकल्चर में शाइन करती है। तो वही पूछा गया है कि जो आपका ये ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका 1960s में ही स्टार्ट हो गया था इन इंडिया। नेक्स्ट आता है द मेन आइटम्स of blank expenditure are interest payments, defense services and subsidies। Again we have basically fill in the blank, we have a definition that we need to complete। तो यहाँ पे पूछा गया है the main items of non plan expenditure are interest payments, defense services and subsidies। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, that is going to be a D option, non plan। नेक्स्ट आता है द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया procure food gain from the farmers at the government announced, उसको हम क्या बोलते हैं। Now again there is a definition like first question and we just have to answer like ये definition किसके साथ जाती है, but before that हम बाकी सारे मतलब देख लेते हैं, फिर we will get to know कि क्या बात करें। हाँ जी, if I talk about your maximum, ठीक है, तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस का होता मतलब होता है कि वो प्राइस जो एक प्रोडक्शन में किसी भी चीज की इंडिया में एंड उसकी मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दी गई है, दैट इज योर एमआरपी, दैट इज योर मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कॉम्पिटिटिव प्राइस का मतलब होता है देयर आर 2 different कंपनीज हैविंग सेम ब्रांड एंड नाउ दे आर डिसाइडिंग their price। Like for an example, there is a company A of tea and company B of tea only, right? So they both have to decide their rate as per the demand of the consumer। किसी के ज्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, and this will get fluctuate further as well, right, because they want to establish themselves in the market। Then minimum support price basically क्या होता है, minimum support price एक ऐसा प्राइस है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को कि इस प्राइस पे ये वेजिटेबल जो है सेल हो सकती है एंड गवर्नमेंट भी इसी प्राइस पे खरीदेगी, तो उसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस जो होता है, जैसे कि आप शॉप में जाते हैं 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, सो दोज आर योर डिस्काउंटेड प्राइस जिसपे एमआरपी पे भी डिस्काउंट किया गया है। नाउ यहाँ पे पूछा गया है फूड कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, तो देखिए फूड का तो मैंने एक ही में जिक्र किया एंड दैट इज योर सी ऑप्शन, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आता है Which of the following scientist is known as the father of green revolution in India? कि green revolution का father जो है वो कौन है, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, that is MS स्वामीनाथन। Next, according to Niti Aayog Multidimensional Poverty Index 2021, which among of the following was the poorest state in the country? तो that is your Bihar।
अब नीति आयोग का मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है? नीति आयोग ने एक डाटा कलेक्ट किया है, नीति आयोग ने एक एनालिसिस बनाया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एनालिसिस नीति आयोग क्या करता है, हर एक स्टेट को चेक करता है कि भाई उसमें पॉवर्टी कितनी है या पॉवर्टी कितनी नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वाज प्राइमरली एम्ड टू प्रमोट द। नाउ द लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है वो किसको प्रमोट करने के लिए बनाई गई है? तो वो बनाई गई है आपकी रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आता है ब्लैंक इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक मनी। आई डोंट थिंक सो वी नीड टू इवन डिस्कस दिस। प्लास्टिक मनी क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है वो क्रेडिट कार्ड है, हार्ड कैश, लीगल टेंडर कॉइंस, नो, क्रेडिट कार्ड, राइट। 17th क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो 17th क्वेश्चन है एक्सपोर्ट्स इन द एक्सेस ऑफ इंपोर्ट रिजल्ट इन ट्रेड। अगर हम बात करें तो हमें 4 पॉइंट्स दे दिए गए हैं एंड पूछा गया है कि एक्सपोर्ट इन एक्सेस ऑफ इंपोर्ट किस चीज को रिजल्ट करती है? तो दैट इज सरप्लस। बेसिकली सरप्लस का मतलब होता है कि डिमांड से ज्यादा हमारे पास कोई चीज होती है। अब जब मैं डेफिसिट की बात करती हूँ तो डेफिसिट इज अ अमाउंट, like कम अमाउंट, liability that we are relying on someone, and जीरो बजट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक बजटिंग टेक्निक है जिससे हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और वी कैन से हम अपने एक्सपेंसेस का एक बजट बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 18 क्वेश्चन, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन any minimum balance in black of accounts. Now again we have a point here and we need to answer this point. तो यहाँ पे अगर मैं कहूंगी तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है उसके रिगार्डिंग हमें कोई भी मिनिमम बैलेंस अकाउंट नहीं रखना पड़ता है, जैसे कि अदर स्कीम्स में हमें ऑलरेडी रखना पड़ता है। आगे चलते हैं तो पूछा गया है इफ लोन एक्सपोजर इज सपोर्टेड बाय कोलेटरल इट्स सेड टू बी सिक्योर्ड क्रेडिट। 28th क्वेश्चन पूछा गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज अ स्कीम लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन अप्रैल 8, 2015 फॉर प्रोवाइडिंग ब्लैंक टू द नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। क्या ही प्रोवाइड करना होगा? अगर हम बात करते हैं तो क्वाइट ऑब्वियस कि अगर वी हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड इन आवर मार्केट सो वी नीड मनी एंड ये जो है PMMY हमें क्या प्रोवाइड करती है? लोन प्रोवाइड करती है फॉर आवर रिस्पेक्टेड वर्क वट एवर वी वॉन्ट टू डू, ओके। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके, कि इसमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा? देखें, हम पहले ही बात कर चुके हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। सो डायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्सेस जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं, दैट इज योर पर्सनल इनकम टैक्स। अदर क्या है? इनडायरेक्ट। GST इज योर इंक्लूसिव टैक्स, अगर आपको याद हो, ठीक है। एंड एक्साइज टैक्स जो होता है कोई भी प्रोडक्ट बन गया है उस प्रोडक्ट पे टैक्स जब हम लेते हैं, दैट इज एक्साइज टैक्स। कस्टम टैक्स क्या होता है? जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कुछ भी टैक्स लगाते हैं, दैट इज कस्टम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये तीनों। एंड जब हम बात करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स, तो दैट इज योर डायरेक्ट टैक्स, ओके। नेक्स्ट चलते हैं Blank is an international body that leads capital to the government of various countries. तो भाई इंटरनेशनल की बात कर दी गई है एंड इंटरनेशनल कौन सा है? दैट इज योर वर्ल्ड बैंक। In order to provide basic health care to all, blank and blank need to be integrated in our basic health infrastructure. भाई हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो भाई एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है who took over as chief executive officer of National Institute of Transformation India, that is a नीति आयोग in July 2022। तो भाई ये जो कमांड लिया गया है ये लिया गया है आपके परमेश्वरन अय्यर जी के द्वारा। Next, trade agreement between two parties is called, now there is two parties, right? जब हम two parties की बात करेंगे तो that is going to be your bilateral। multi का मतलब number of parties, ठीक है। ट्री का बात करें तो 3 parties हो जाती हैं एंड यूनिलेटरल की बात करेंगे तो इट कैन ऑल्सो डन बाय 1 party, ओके। नेक्स्ट विद दिस अगर आपको इसके पूरी PDF चाहिए क्वेश्चंस के विद आंसर की, तो फटाफट से जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ यू वांट की और SSC GD के जो PYQs हैं वो हम ऐसे ही डिस्कस करते रहे, तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।